जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पादप कोशिका यानी प्लांट सेल के बारे में डीपली अध्ययन किया था। ठीक है, आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास को, फिर आज सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, पादप कोशिका का जो आकार होता है वो आयताकार होता है। आयताकार या चौकोर हो सकता है या षष्ठाकार हो सकता है। क्या हो सकता है? षष्ठाकार। ठीक है, षष्ठाकार मतलब छह भुजा जिसमें होता है, ऐसे षष्ठाकार आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसका शेप जो हो सकता है वो तो आयताकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है और षष्ठाकार हो सकता है। ठीक है, मेनली जो देखा जाता है वो पादप कोशिका वो आयताकार ही होता है। ठीक है, चलिए, पादप कोशिका का जो बाहरी दीवार होता है ना, बाहरी दीवार, बाहरी बाउंड्री, वो कहलाता है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, इंग्लिश में सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जो बना होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है। किससे बना होता है? तो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। इतना बताया था आप लोग को। पादप कोशिका का जो आंतरिक दीवार होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली क्या कहलाता है? तो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन, इतना बताया था आप लोग को। ठीक है, पादप कोशिका में आप लोग ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दीवार क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी के अंतर्गत जो तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंतर्गत ऑक्सीशोषण की क्रिया प्लस क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप हमको एटीपी प्लस ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ओके, फिर आपका क्या था? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? परिवहन करना। ये क्या करता है कि उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। फिर आपका देखे थे वैक्यूल्स क्या होता है? पादप कोशिका में पूरे कोशिका का 90 से 95% स्थान घेरे रहता है। ठीक है, ये रहा आपका वैक्यूल्स। ये देख लीजिए वैक्यूल्स आपका कितना बड़ा है साइज में। और पादप कोशिका में इसका जो पादप कोशिका में बड़ा होना जरूरी भी है, क्योंकि हम लोग तो डेली पानी पी के अपना जो है जल का जो पूर्ति होता है उसको हम कर लेते हैं, लेकिन प्लांट जो होता है उसको डेली पानी नहीं मिलता, उसको भूमि से ऑब्जॉर्व करना होता है पानी। तो इसलिए वैक्यूल्स जो है इसका बड़ा होता है, वो ऑब्जॉर्व करके इसमें संचित रखता है। ठीक है, फिर आया आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक के अंदर आपको केंद्रिका द्रव पाया जाता है और वो एक झिल्ली से आबद्ध रहता है और घिरा हुआ रहता है। केंद्रिका द्रव में आपको क्रोमेटिन का जाल मिला था। क्रोमेटिन जब कंप्रेस होकर क्या बनाता है? तो क्रोमेटिड बनाता है। क्रोमेटिड और जब ज्यादा कंप्रेस होता है तो क्या बनाता है? क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमोजोम को खींच के दिखाया गया तो स्प्रिंग टाइप संरचना निकला था। स्प्रिंग टाइप संरचना निकला था तो उस स्प्रिंग टाइप को और जब खींचा गया तो थोड़ा इस प्रकार का संरचना बना था, इस प्रकार का। ठीक है, इसको क्या बोला गया था? डीएनए बोला गया था। इसके बीच में जो डैश डैश संरचना है इसको क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड बोला गया था। ठीक है, अगर एक डीएनए की एक फेरा को काट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और जो डीएनए में देख रहे हैं कि आप डबल फेरा है, ऐसे डबल फेरा है तो उसको बोला गया डबल हेलिक्स मॉडल। ये किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इतना आप लोगों को बता दिए थे पिछले क्लास में। ठीक है, प्लांट कोशिका को जो है एनिमल कोशिका से जो अलग करता है, अलग करने वाला एक ही विशिष्ट अंग है, वो है प्लास्टिड। कौन है? प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी कि लवक। क्या है? प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक कितने प्रकार का होता है? तो आपको बताया था 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इतना बताए थे।
क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक, इसका आवर्णी लवक, इसका वर्णी लवक। ठीक है, इतना बता दिए थे। क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। कितना? किसके कारण? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। और प्रकाश संश्लेषण यानी इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? फोटोसिंथेसिस। समझ गए? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके पौधा क्या करता है? अपना भोजन निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन निर्माण करता है। इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसोई घर यानी किचन रूम बोलते हैं। किसको? तो क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, किसको बोलते हैं? किचन रूम। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन रूम। समझ गया? फिर आपका ये तो क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया भोजन निर्माण करना। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि उस भोजन को संचित करना, अपने पास संचित करना, रखना। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो आपका पाया जाएगा मेनली कहाँ पाया जाता है? पौधा का वो भाग जहाँ हरियाली हो वहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, पौधा का कौन सा भाग हरियाली होता है? तो पत्ता होता है और प्लस कुछ भाग तना का भी होता है। तो कहाँ मिलेगा क्लोरोप्लास्ट आपको? पत्ता में और तना में। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट मतलब होता है अवर्णी, मतलब अवर्णी लवक, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको जड़ में और भूमिगत तना में। कौन सा तना? भूमिगत तना, जो पेड़ मिट्टी के नीचे तना है उसमें आपको ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका काम क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो भोजन तैयार किया उसको संचित करने का। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का काम है पुष्प में नहीं, फूल में, फल में, ठीक है, या फल के बीज में। ये क्या काम करता है? तो कलर प्रदान करने का काम करता है। समझ गए? जैसे देखिए आपको बताए थे कि मिर्च, लाल मिर्च मिर्च में क्या होता है? तो लाइकोपेन होता है। लाइकोपेन। टमाटर में क्या होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेन की वजह से होता है। ठीक है, गाजर बताए थे, गाजर का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो केरोटीन के कारण होता है। केरोटीन के कारण होता है। फिर आपको बताए थे चुकंदर का कलर लाल क्यों होता है? तो विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण होता है। ठीक है, अब एक चीज और बताए थे, आज अभी जो सीजन चल रहा मैंगो का, आम का, तो आम देखे होंगे कि पीला होता है। तो वो पीला कौन से लवक के कारण होता है? तो होता है वो जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल के कारण, यानी जेंथोफिल नामक लवक जो है आम में पाया जाता है, इसलिए उसका कलर जो होता है पीला होता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो आपका प्लास्टिड होता है। ठीक है, अगर प्लास्टिड ऑप्शन में ना रहे तो आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आपका आंसर प्लास्टिड होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने गलती से उसको वैक्यूल्स बता दिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। ये प्लास्टिड होता है कोशिका, पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग। समझ गए? चलिए, टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। हिंदी क्या हो जाएगा? कोशिका का प्रकार। कोशिका दो प्रकार का मेनली होता है। कितने प्रकार के भैया? दो प्रकार का। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कितने प्रकार का? एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जो है आपका पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल आ जाएगा। एनिमल सेल, तो आप लोगों ने देखा था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या था? एक कोशिका भित्ति भी था, कोशिका झिल्ली भी था। ठीक है, दो आवरणों से घिरा हुआ था प्लांट सेल। ठीक है, इसके अंदर आपको जो सभी कोशिका मौजूद था यानी सेंट्रोसोम था। ठीक है, सेंट्रोसोम था एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्गी बॉडी था, है ना? आप लोग देखें ना अभी प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल भी आपको पढ़ा दिए, एनिमल सेल भी पढ़ा दिए। तो क्या था? प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड भी देखने को मिला था, वैक्यूल्स भी आपको मिला था, केंद्रक भी मिला था,
केंद्रक के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी आपको देखने को मिला था, और इसके अंदर कोशिका द्रव था, भरा हुआ होता है, ये तो बताया है। इसका कोशिका का जो बाहरी दीवार है वो कोशिका भित्ति कहलाता है, ये भी बताया अभी जस्ट आपको। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या सभी अंग उसके लगभग मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति भी होता है, कई कोशिका में कोशिका भित्ति भी होता है। ये हो गया आपका भित्ति और ये हो गया आपका झिल्ली, मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोशिका के सभी अंग मौजूद नहीं होते, यानी कोशिकांग का अभाव देखा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। कैसे? तो इसमें आपको केंद्रक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। आपको इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसमें आपको गोल्गी बॉडी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसमें जो है आपको वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा, इसमें वैक्यूल्स नहीं मिलता है आपको, ठीक है। आपको जो केंद्रिका झिल्ली था यूकैरियोटिक कोशिका में, केंद्रिका झिल्ली यानी केंद्रक को जो घेर के रखा हुआ था, आपको इसमें यह भी देखने को नहीं मिलेगा। देखने को मिलेगा क्या भैया इसमें? तो आपको मिलेगा सिर्फ राइबोसोम, ठीक है, वो भी 70 प्रकार का, और आपको इसमें कोशिका द्रव मिलेगा देखने को, समझ गए। सिर्फ 2-3 अंग ही इसमें पाया जाता है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो क्या होता है, उसके सभी अंग डेवलप नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अविकसित, अनडेवलप्ड, उसको क्या बोलते हैं? अनडेवलप्ड है बेबी, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है? अनडेवलप्ड, इसमें सभी अंग इसके मौजूद नहीं है, यानी सभी अंग का विकास नहीं हो पाया, इसको क्या बोलेंगे? अनडेवलप्ड बोलेंगे। अनडेवलप्ड मतलब अविकसित। ये कोशिका कैसा होता है? तो अविकसित होता है। ये इसमें सभी अंग मौजूद है तो ये क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, यानी विकसित हो जाएगा, ठीक है, विकसित हो जाएगा। इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? इसके अंतर्गत आपको आ जाएगा विषाणु, जीवाणु, etc, ठीक है। इसके अंदर विषाणु, जीवाणु और अत्यंत सूक्ष्म जीव जो होता है इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो जो श्वसन करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है श्वसन? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ये श्वसन का काम करता है। लेकिन यूकैरियोटिक में आपने देखा था कि ऑक्सीजन क्रिया कहाँ होती है? तो ऑक्सीजन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन क्रिया होती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक अंग नहीं है, लेकिन इसके लिए एक विशिष्ट अंग है, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इससे ही मतलब ये श्वसन का काम करता है, ठीक है। देखिए इसमें जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो असूत्री प्रकार का होता है, मतलब कोई रूल रेगुलेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। एक कोशिका बहुत फास्ट में रेप्लिकेट करके नए कोशिका का निर्माण कर लेता है, मतलब असूत्री प्रकार का सेल डिवीजन इसमें होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है। श्वसन आपको कोशिका झिल्ली से होता है, सेल डिवीजन आपका असूत्री प्रकार का होता है, असूत्री एमाइटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें आपको समसूत्री एंड अर्धसूत्री मतलब माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का सेल डिवीजन इसमें होता है। तो आप लोग को देखे थे कि इसमें विषाणु, जीवाणु इत्यादि आता है। इसमें क्या आ जाएगा? तो प्लांट में सारे पौधा आ जाएगा, एनिमल में सारे जीव जंतु इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इतना डिफरेंट समझ गए? चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो सिद्धांत है रडोल्फ विर्चो ने दिया था। रडोल्फ विर्चो किसने दिया था? तो कोशिका विभाजन सिद्धांत रडोल्फ विर्चो ने दिया था। रडोल्फ विर्चो ने कहा था वर्तमान कोशिका का निर्माण इसके पूर्व स्थित मदर सेल के विखंडन से हुआ है, ठीक है। इसके पूर्व स्थित मदर सेल के विखंडन से वर्तमान कोशिका का निर्माण हुआ है। ये रडोल्फ विर्चो साहब ने ऐसा कहा था अपने सिद्धांत में, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि एक मदर सेल का, ठीक है, एक कोई सेल है वो टूट के 2 या 2 से अधिक सेल में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन ये उठता है कि सेल डिवीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है।
तो सेल डिवीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्यों, मान लीजिए कि आपको यहाँ चोट लग गया, ठीक है, चोट लग जाने के बाद क्या होगा कि आपका यहाँ का सारा सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, यानी मर जाएगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो यहाँ पे नए कोशिका का निर्माण तो नहीं हो पाएगा, मतलब जैसा घाव था आपका वैसा ही बना रह जाएगा। तो ये आपके लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो भगवान ने बड़ी सोच के जो है सेल को डिवीजन करने की क्षमता दे दिया, ठीक है। तो अब जो सेल डिवीजन होता है, जैसे ही आपको चोट लगता है कुछ दिन के बाद फिर धीरे 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 करके वो जो है वो जैसे था स्किन वैसा हो जाता है। इसकी वजह से, तो सेल डिवीजन की वजह से, समझ गए। सेल डिवीजन अगर नियंत्रित स्थिति में हो, ठीक है, उस पर जो सेल डिवीजन पर अगर कंट्रोल होता तो ठीक है कि मांस फिर से जो जितना कटा था उतना आ जाएगा। अगर वो उस पर कंट्रोल ना रहे और नियंत्रित हो जाए तो क्या हो जाएगा, धड़ाधड़ मान लीजिए कि सेल मरा 1 लाख, कितना सेल मरा, मान लीजिए कहीं चोट लग गया बॉडी में और 1 लाख सेल मर गया, ठीक है। इसके जगह पे मान लीजिए अगर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख भी सेल बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही सेल डिवीजन पर नियंत्रण नहीं रहा, अगर 1 करोड़ सेल बन गया तो क्या होगा, 1 करोड़ सेल बन गया तो क्या होगा, यहाँ पे गांठ बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्यूमर का कारण बन जाएगा। और अनियंत्रित सेल डिवीजन ट्यूमर का कारण बन जाता है, ठीक है। और ट्यूमर पे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो क्या होता है, बाद में कैंसर का रूप जो है धारण कर लेता है, ठीक है। तो कैंसर का कारण भी क्या हो सकता है, कैंसर का कारण क्या होता है, तो सेल डिवीजन भी कैंसर का कारण होता है, समझ गए। मतलब एक कारण नहीं है कैंसर का, ठीक है, कारणों में से एक है आपका सेल डिवीजन, समझ गए। कैंसर के कारणों में से एक कारण क्या है, तो आपका सेल डिवीजन है, समझे। सेल डिवीजन जो है आपका 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार का सेल डिवीजन होता है। देखिए कौन कौन, एक होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री और तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेमाटोसिस, इसको बोलते हैं माइटोसिस, इसको बोलते हैं मियोसिस, समझ गए। माइटोसिस और मियोसिस, ट्रिक क्या हो जाएगा, AMM, ठीक है। तो कितने प्रकार का सेल डिवीजन, 3 प्रकार का, हेमाटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। चलिए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं ये है क्या है। हेमाटोसिस प्रकार के डिवीजन में होता क्या है, मैंने देखिए, एक कोशिका, एक कोई मदर सेल है, ठीक है, ये कौन सा है, मदर सेल। ये जो है अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करता है, कैसे करता है, ऐसे कर लेता है, ये बड़ा होता है, ठीक है, या अपना साइज जो है थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है। हनुमान जी की तरह क्या करता है, ये साइज बढ़ा लेता है, ठीक है। साइज बढ़ाने के बाद ये क्या करता है, बीच से पचकने का काम करता है, ऐसे पचकना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, ये 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, इसको D1 और D2। कितना सिंपल है, ठीक है। तो असूत्री प्रकार का जो विभाजन होता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाता है। ये असूत्री प्रकार का विभाजन आपको बताया था कहाँ होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, कैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, जीवाणु विषाणु आते हैं, इतना तो पता है। कोरोना वायरस जो अभी हाल फिलहाल में कोरोना पेंडेमिक जो आया, तो वो क्या है, एक प्रकार का विषाणु है। तो इतना जल्दी कैसे वो फैल गया, तो उसका कारण है कि वो जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका असूत्री यानी हेमाटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। इसलिए ये विषाणु कोरोना जो है बहुत ज्यादा रेप्लिकेट किया, बहुत ज्यादा फैला, ठीक है। तो उसका कारण क्या था, हेमाटोसिस, उसमें सेल डिवीजन होता है, समझ गए। देखिए समसूत्री यानी माइटोसिस के जो माइटोसिस प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है वो 5 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 5 फेज में वो क्या होता है,
पूर्ण होता है। कितने? 5 फेज में। वो देखिए क्या क्या होता है। पहला है इंटरफेज। इंटरफेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये पांच अवस्थाओं में जो है असंसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन पूर्ण होता है। समझे? पहला इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है इंटर का आई, प्रो का पी, मेटा का एम, एना का ए और टेलो का टी, यानी IPM AT। तो IPM ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया याद रख लीजिए, पता है ना आप लोग को ऑस्ट्रेलिया देश है। और टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, आप लोग को पता है। ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी मतलब मैं प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र का। कितना सिंपल है। तो IPM ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, IPM ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी, आई फॉर इंटरफेज, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज। समझ गए? अब देखिए कि इंटरफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है और मेटाफेज में क्या होता है। ये सब अवस्थाओं को देखते हैं। इंटरफेज देखिए, मान लीजिए कि ये मदर सेल है, मदर सेल है। इसमें क्या होगा, मदर सेल में केंद्रक होगा, ठीक है। सभी कोशिकांग इसके होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी का रेटिकुलम होगा। तो इंटरफेज में क्या होता है कि इसमें जो क्रोमेटिन का जाल था ऐसे गिरा हुआ, केंद्रिका द्रव में क्रोमेटिन का जाल था कि नहीं, तो क्रोमेटिन का जाल प्लस केंद्रिका द्रव जो होता है संघनित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। संघनित होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट का क्या होता है, तो क्रोमेटिन प्लस केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव क्या होता है, संघनित होता है, यानी कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। कंप्रेस होके वो जो है इस प्रकार की जो है इस प्रकार की संरचना बना लेता है। इस प्रकार की संरचना बना लेता है, ठीक है। तो क्या होता है पहला फेज में, क्रोमेटिन का जाल प्लस केंद्रिका द्रव संघनित होता है और संघनित होकर कुछ इस प्रकार का संरचना बना लेता है। दूसरा काम क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि केंद्रिका झिल्ली है वो विलीन होने लगता है। क्या होने लगता है, केंद्रिका झिल्ली विलीन होने लगता है। तीसरा काम जो होता है, कोशिका के जो अन्य अंग है वो भी विलीन होना शुरू हो जाता है। कोशिका का अन्य अंग विलीन होना डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम को छोड़ के, सेंट्रोसोम अपवाद है, सेंट्रोसोम जो है विलीन नहीं होता है। और चौथा काम क्या होता है कि सेंट्रोसोम अपनी जैसे एक और सेंट्रोसोम का निर्माण करता है, यानी रेप्लिकेट करके एक और सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन। और पांचवा जो काम होता है वो क्या करता है, तो कोशिका दबना विश्व शुरू हो जाता है, ठीक है। दबना नहीं, पचकना शुरू करता है, पचकना शुरू कर देता है, मतलब इस टाइप का जो शेप जो है धारण करना शुरू कर देता है, यही से। तो आप लोग क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि क्रोमेटिन का जाल प्लस केंद्रिका द्रव क्या होता है, संघनित होता है। संघनन के बाद कुछ प्रकार का संरचना बना लेता है, लगता है जैसे क्रोमोसोम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो कोशिकांग है वो विलीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। केंद्रिका जो झिल्ली है वो विलीन होना शुरू हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। मतलब एक सेंट्रोसोम था, दूसरा फिर सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। और तीसरा जो है कोशिका पचकना शुरू कर देता है, समझ गए। नेक्स्ट ये हो गया आपका इंटरफेज। दूसरा आपका आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि आपको देखें कि यहाँ पे शुरू हो गया था, यहाँ पे पूर्ण रूप से यह ऐसे जो है
उस क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, संग्रहित हो क्या क्रोमोसोम का जो है निर्माण क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का निर्माण क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि केंद्र का झिल्ली जो है आपका डिजॉल्व हो जाता है, मतलब विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। और दूसरा जो काम होता है सेंट्रोसोम जो है तो होता है दोनों ध्रुव की तरफ जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये सेंट्रोसोम इस ध्रुव की तरफ और दूसरा सेंट्रोसोम जो है इस ध्रुव की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, समझ गए। तो सेंट्रोसोम का शिफ्टिंग हो जाता है ध्रुव की तरफ, सेंट्रोसोम का शिफ्टिंग हो जाएगा की तरफ ध्रुव की तरफ, ठीक है, ध्रुव की तरफ शिफ्टिंग होना शुरू हो जाता है। कोशिका के अन्य अंग जो है डिजॉल्व यानी विलीन हो चुके होते हैं। चौथा काम जो होता है वो पचकने वाला काम, पचकना, कोशिका पचकना जो है और ज्यादा पचक जाता है, ठीक है। तो पचकना अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए गोल गोल बना रहा है, लेकिन कोशिका ये पचक जाएगा और, ठीक है, इसमें ये हो जाता है, समझ गए। तो आप देखा कि क्रोमोसोम अलग हो गया, क्रोमोसोम क्या हो गया भैया, अलग हो रहा है, मतलब सॉरी क्रोमोसोम का निर्माण हो गया, क्रोमोसोम कोशिका के अन्य जो अंग विलीन हो गया, सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है और कोशिका का पचकना अभी भी जारी है, समझ गए। अब देखिए यहाँ मेटाफेज, अब इसको यहाँ देख लीजिए मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि आपको सिर्फ सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की तरफ आ जाएगा, ठीक है, दोनों ध्रुव की तरफ मेटाफेज में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो मतलब तंत्रिका झिल्ली है वो डिजॉल्व हो चुका होगा, तो आपको क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का आ जाएगा देखने में, ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा आपका, तो क्रोमोसोम दिखने लगेगा, पूरा स्पष्ट क्रोमोसोम हो जाएगा, केंद्र का झिल्ली जो है विलीन हो जाएगा, ठीक है, केंद्र का झिल्ली इधर विलीन हो जाएगा और सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की तरफ आ चुका होगा। अब यहाँ पे जो काम होता है एक, ये सेंट्रोसोम से त्रुक धागा का निर्माण होता है, और त्रुक धागा क्या करता है, इसके क्रोमोसोम के साइनेटोकोर भाग से जाके चिपक जाता है, जैसे जोंक आप लोग देखे हैं पानी में कैसे हमारे बुक इसके चिपक जाता है, वैसे ही क्रोमेटिन का जो सेंट्रोसोम है त्रुक धागा का निर्माण करता है और ये जाके क्रोमोसोम के साइनेटोकोर से जाके चिपक जाता है। क्योंकि साइनेटोकोर किसको बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम हुआ जहाँ पे सेंट्रोमियर के पास जुड़ता है, तो उसके इस साइड में आपको कुछ इस प्रकार की गोल संरचना देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं साइनेटोकोर, साइनेटोकोर, ठीक है, इसको बोलते हैं साइनेटोकोर। तो ये जाके साइनेटोकोर से चिपक जाता है कौन, तो त्रुक धागा। तो ये हो गया आपका मेटाफेज, मेटाफेज। और आपका जो एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एनाफेज में क्या करता है, ये त्रुक धागा जो होता है क्रोमोसोम को दोनों ध्रुव की तरफ जो है खींचना शुरू कर देता है, मतलब खींच लेता है ये, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है दोनों ध्रुव की तरफ शिफ्टिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम इधर, मतलब बराबर भागों में यहाँ पे सेंट्रोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम को बांटने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा क्या करता है यहाँ पे काम, मेनली क्या होता है, क्रोमोसोम दोनों ध्रुव की तरफ जाता है, बराबर क्रोमोसोम बराबर संख्या में क्रोमोसोम ध्रुव की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पचकना वाला, पचकना मतलब बहुत हद तक ये पचक चुका होता है, समझ गए। अब आपका आता है टेलोफेज। टेलोफेज कहाँ बना है, चलिए टेलोफेज यहाँ समझ लीजिए।
टेलोफेज यहाँ देखिए, यहाँ कोशिका क्या होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेता है। टेलोफेज में जो क्या होता है, कोशिका का ये क्रोमोसोम दोनों ध्रुव की तरफ आ चुका होता है, ठीक है, दोनों ध्रुव की तरफ आ चुका होता है, बराबर संख्या दोनों ध्रुव की तरफ आ चुका होता है, ठीक है। साथ ही केंद्रिका झिल्ली का फिर से निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, ध्रुव की तरफ आता है और केंद्रिका झिल्ली जो है फिर से आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, केंद्रिका झिल्ली फिर से आना शुरू हो जाता है। और जितने भी ये आपको तुर्क धागा देखने को मिला था, तो तुर्क धागा यहाँ विलीन हो जाता है, ठीक है, और विलीन के बाद केंद्रिका झिल्ली आपको आ जाएगा देखने में, ठीक है। और साथ ही आपको क्या होता है कि ये इतना पचक जाता है, इस प्रकार से पचक जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक जो है पचक जाता है और 2 डॉटर सेल का निर्माण कर लेता है, समझ गए। तो इसमें आप लोग पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इसमें क्या होता है, पॉइंट वाइज 1 में क्रोमोसोम ध्रुव की तरफ शिफ्ट कर जाता है, पूरा क्रोमोसोम ध्रुव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, तो तुर्क धागा जो है विलीन हो जाता है। और तीसरा हो जाता है आपका कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है, कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है। और चौथा, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं जो आपको यहाँ इंटरफेज में डिजॉल्व हुआ था, ये क्या जो अंग होते हैं, अन्य अंग, वो दिखने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होता है, समझिए। तो समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन जो होता है आपको सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन कहाँ देखने को मिलता है, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका में देखने को मिलता है, कायिक कोशिका में। इसमें कायिक कोशिका मतलब जो बॉडी का निर्माण करता है वो उसको कायिक कोशिका बोलते हैं। विभाजन कहाँ होता है, सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका में होता है। इसी सेल डिवीजन से हमारा जो घाव की क्षतिपूर्ति, घाव का जब बढ़ाव होता है, घाव जब होता है हमारी बॉडी में कट जाता है तो जो पुनः बढ़ जाता है, तो उस सोमेटिक समसूत्री प्रकार के सेल डिवीजन से ही होता है। आप देखेंगे चूहा का जब पूछ या होता है ना, कट जाता है तो फिर से नया पूछ का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है, तो यही सोमेटिक सेल समसूत्री प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है, उसमें चूहे के पूछ में भी समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। आप देखोगे गिरगिट का पूछ जब कट जाता है तो गिरगिटिया जो है पूरा जान प्राण लेके भागती है, ठीक है। उसको पूछ का टेंशन नहीं होता, उसको पता है कि हमारे बॉडी में समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होगा फिर से, और हम नए पूछ का निर्माण फिर से कर लेंगे, ठीक है। तो अब वो पूछ का टेंशन नहीं लेके जान को बजा के भागती है, और आपको देखेंगे 3-4 दिन के बाद फिर से नया पूछ लेके वो घूमती आपको मिलेगी दीवारों पे, ठीक है। उसमें कौन सा प्रकार का सेल डिवीजन होता है, तो समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। देखिए अर्धसूत्री सेल डिवीजन, अर्धसूत्री सेल डिवीजन यानी मियोसिस जो होता है ये जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में इस प्रकार का सेल डिवीजन होता है। जनन कोशिका मतलब पुरुष में स्पर्म और महिला में ओवम, ठीक है। ये जनन कोशिका होता है, इसमें अर्धसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। साथ ही इसमें क्रॉसिंग ओवर घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो अर्धसूत्री प्रकार के जो सेल डिवीजन में होता है कि एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है, ठीक है, 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। अर्धसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन हमारे जनन कोशिका में कैसे होता है, ये देखिए। मान लीजिए कि ये राम है, ये राधा है, राम और राधा दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। राम में भी 46 क्रोमोसोम होगा और राधा में भी 46 क्रोमोसोम होगा। और ये क्रोमोसोम भी जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम जो होता है ये शरीर निर्माण का काम करता है, शरीर निर्माण,
शरीर निर्माण, और एलोसोम जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है कि बच्चा में कौन सा लिंग होगा। इसमें भी होगा ऑटोसोम और एलोसोम, ऑटोसोम और एलोसोम। शरीर निर्माण करने वाले इसमें भी क्रोमोसोम होगा, इसमें भी एलोसोम में क्रोमोसोम होगा। ठीक है, देखिए ऑटोसोम की जो संख्या होती है शरीर निर्माण करने वाले क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 44। ठीक है, और एलोसोम की जो होती है लिंग निर्धारण करने वाली जो क्रोमोसोम होती है उसकी संख्या होती है 2 यानी एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है। ठीक है, पुरुष है तो इसमें क्या है, पुरुष है इसमें एक्स वाई होगा। इसमें ऑटोसोम में क्या होगा 44, एलोसोम में क्या होगा इसमें तो 2 होगा यानी एक्स होगा। ठीक है, इससे जो बेबी बनेगा ना, बच्चा जब मान लीजिए जन्म लेगा तो उसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, कितना क्रोमोसोम किससे जाएगा, मतलब आप देख लेंगे अर्धसूत्री प्रकार से लेंगे, मतलब जितना क्रोमोसोम है उसका आधा बेबी में जाएगा, आधा राम से भी जाएगा, आधा राधा से भी जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चे में जो है ऑटोसोम राम के ऑटोसोम से कितना जाएगा तो 22 जाएगा। ठीक है, और राधा के ऑटोसोम से कितना आएगा तो 22 आएगा, प्लस 22 प्लस 22 कितना होता है 44। अब देखिए राम के एलोसोम से कितना क्रोमोसोम जाएगा तो 1 जाएगा, क्या हो सकता है वो एक्स जाए या वाई जाए, कोनो एक जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ वाई चला गया, ठीक है वाई चला गया, और राधा के एलोसोम से कितना क्रोमोसोम आएगा तो 1 आएगा, इसमें तो एक्स आएगा। ठीक है, तो एक 2 को क्रोमोसोम आ गया तो 44 प्लस 2 कितना हो गया 46 हो गया, समझ गए। तो ये बेबी कैसा होगा, एक्स वाई होगा तो पुरुष हो जाएगा, पुरुष बेबी मतलब बच्चा लड़का होगा, समझ गए। तो बेबी में भी 46 क्रोमोसोम और राम में भी 46 क्रोमोसोम और राधा में भी 46 क्रोमोसोम के क्या हो गया बराबर हो गया, समझ गए। ये तो हो गया आपका अर्धसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में कहाँ सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि अगर न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है तो हम बॉडी में कभी कभी ब्रेन में कभी कभी ट्यूमर क्यों हो जाता है। ब्रेन में जो है 99.9% जो है न्यूरॉन सेल होता है, प्लस हाँ साथ ही 0.01% आपका सोमेटिक सेल से हमारे ब्रेन का निर्माण होता है। तो आप लोगों को पता है कि सोमेटिक सेल में समसूत्री प्रकार का सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे जो है ट्यूमर बनने की घटना हो सकती है। सेल डिवीजन अगर अनियंत्रित हुआ तो ट्यूमर बनेगा ही बनेगा। इसलिए जो है आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, यानी ट्यूमर आगे चल के क्या होता है तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है, समझ गए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी, आपका रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत ही ये उपयोगी होगा। तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।